जय हिंद दोस्तों, कैसे शुरू उम्मीद करते हैं समस्त होंगे, अपने चलकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन क्लास आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉप 50 क्वेश्चन ले गए, संपूर्ण हिंदी कवर की जा रही है। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? अवधी, ब्रज, देवनागरी, संस्कृति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? संस्कृत की उत्तराधिकारी है हिंदी भाषा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृति। हिंदी का विकास क्रम जो है, पहले संस्कृत है, इसके बाद है पाली, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, इसके बाद प्रारंभिक हिंदी। तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है संस्कृत। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान? पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ ऑप्शन है चौथा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा स्थान है हिंदी का। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है, यह एग्जाम में पूछा गया है। भारूपी परिवार की भाषा है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई? अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द। सबसे छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण। पदबंध से छोटी इकाई अक्षर है और सबसे छोटी इकाई ध्वनि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई डैश शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, अर्थ तत्व। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चारपाई डैश शब्द है? योग रूढ़। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, योग रूढ़। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ। ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे वे सभी योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन यह रिपीट है, दूसरा स्थान है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालक का तद्भव है झरोखा, चालक, झलक, नालक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जालक का तद्भव। जालक का तद्भव क्या होगा? झरोखा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, झरोखा। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी के अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ही पर प्राकृति अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण अत्यधिक परिवर्तित हो गए हैं, तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो होते हैं तत्सम शब्द, हिंदी के शब्द तद्भव शब्द। बात कर लेते हैं संस्कृत के यानी तत्सम शब्द, तत्सम शब्द और यहाँ पर तद्भव शब्द। तद्भव शब्द उज्ज्वल एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी लिख रहे हैं या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। उज्ज्वल का तद्भव शब्द होगा उजला, उजला। कर्पूर, कर्पूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा कपूर। संध्या, संध्या तत्सम शब्द है, संध्या का तद्भव होगा साँझ, साँझ। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, झरोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण का विलोम है संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण या श्लेषणार्थ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा? संश्लेषण का विलोम शब्द है विश्लेषण। थर्ड ऑप्शन राइट है, विश्लेषण। संश्लेषण का विलोम शब्द विश्लेषण है। पूछा जाता है सापेक्ष का विलोम शब्द, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष, निरपेक्ष। और वहीं पूछा जाता है सौभाग्य का विलोम शब्द, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप है कर्म, व्याकरण, भाषा। फोर्थ ऑप्शन है धातु। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्रिया का मूल रूप है धातु। फोर्थ ऑप्शन राइट है, क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना, चलना क्रिया में चल धातु है, चलना, चलना क्रिया में यहाँ पर चल धातु है, चल धातु। पढ़ना क्रिया में पठ धातु, पढ़ना, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलन डैश डैश है विशेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? फिसलन डैश डैश है। फिसलन कैसा शब्द है या भाववाचक संज्ञा है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं फिसलन। इसके अलावा क्रोध, यह भी भाववाचक संज्ञा है। मिठास, मिठास, यौवन, यौवन, कालिमा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला का अन्य लिंग रूप ललाइन, ललाइन या ललाइन, ललाई। कौन सा ऑप्शन राइट है? लिंग रूप से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लाला का अन्य लिंग रूप क्या होगा? ललाइन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ललाइन। स्त्रीलिंग प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है। यहाँ पर जोड़ते हैं इन प्रत्यय से बनने वाला शब्द, इन प्रत्यय से बनने वाला शब्द। यहाँ से लाला से ललाइन हुआ, तेली से, तेली का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तेलिन, तेलिन। वही बात कर लें इन्हीं प्रत्यय जोड़ने पर, इन्हीं प्रत्यय जोड़ने पर योगी से योगी, योगी से योगनी, योगी पुल्लिंग शब्द है, योगनी स्त्रीलिंग शब्द है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक का अन्य लिंग रूप, गायकी, गायिका, गायिका या गायकी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लिंग रूप से भी यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायक का अन्य लिंग रूप क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। गायक का अन्य लिंग रूप गायिका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गायिका। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। गायक का गायिका, कवि, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कवि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री, कवयित्री, या जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी है, कवित्री पूछा जाता है वर्तनी में। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। साधु, साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा साध्वी, साध्वी। थर्ड ऑप्शन राइट है, गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही रूप है साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक या साहित्यिक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शुद्ध वर्तनी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तनी से भी लगभग 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। साहित्यिक का सही रूप क्या होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, साहित्यिक। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी है साहित्यिक, इस प्रकार से लिखा जाता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां से एग्जाम में पूछा जाता है आशीर्वाद, आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो आशीर्वाद को हम इस प्रकार से लिखते हैं, आशीर्वाद, या जो है शुद्ध वर्तनी है। इसके अलावा ईश्वर भी पूछा जाता है एग्जाम में, ईश्वर, तो ईश्वर भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही रूप है इकट्ठा, 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 कौन सा ऑप्शन राइट है? इकट्ठा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? इकट्ठा, थर्ड ऑप्शन राइट है, इकट्ठा। इकट्ठा जो है या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी में एग्जाम में पूछा जाता है कनिष्ठ, कनिष्ठ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है। इसके अलावा कुष्ठ, यथेष्ट, यथेष्ट भी या जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, थर्ड ऑप्शन राइट है, इकट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य है आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिली, कौन सा ऑप्शन राइट है? सही वाक्य है, सही वाक्य होगा आपका कृपा पत्र मिला, सेकंड ऑप्शन राइट है, आपका कृपा पत्र मिला। पत्र शब्द जो है यह पुल्लिंग है, अन्य सभी वाक्य गलत हैं क्योंकि पत्र पुल्लिंग है, सर्वनाम तथा सहायक क्रिया भी पुल्लिंग का होगा, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजर पंजर ढीले करना, पिंजरे की मरम्मत करना,
पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, बुरी तरह सताना। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है मुहावरा से यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंजर पंजर ढीले करना, मुहावरे का अर्थ होगा बुरी तरह मारना। थर्ड ऑप्शन राइट है, बुरी तरह मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। सब्ज बाग दिखाना यानी लालच देकर उल्लू बनाना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लालच देकर उल्लू बनाना, सब्ज बाग दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। पानी पक्षियों से पिए जाते हैं, पानी पक्षी से पिया जाता है, पक्षियों से पानी पिया जाता है, पक्षियों से पानी पी जाती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? पक्षियों से पानी पिया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है, पक्षियों से पानी पिया जाता है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। वाच्य में 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल शब्द को चुनिए। भवानी, स्वामिनी, दात्री, पराधीन। कौन सा ऑप्शन राइट है? बेमेल शब्द को चुनिए। पराधीन, फोर्थ ऑप्शन राइट है, पराधीन। भवानी, स्वामिनी, दात्री, ये तीनों जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है, पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलब का क्या अर्थ होगा? भैंस का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, हाथी का बच्चा। कौन सा ऑप्शन राइट है? कलब का क्या अर्थ है? कलब का अर्थ होगा हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे को कलब कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। भैंस का बच्चा यानी कटाह, भैंस के बच्चे को कटाह कहा जाता है। कुत्ते का बच्चा यानी पिल्ला, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला। मुर्गी के बच्चे को चूजा, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। मदार, रस, अंतर, सूर्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों ऑप्शन में से अर्क का अर्थ कौन सा नहीं है? पूछा हुआ है अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अंतर बेमेल शब्द है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अंतर। अर्क का अर्थ होता है मदार, रस, सूर्य। ये सभी क्या हैं? अर्क के अर्थ हैं। अर्क का अर्थ अंतर नहीं होता, जबकि सूर्य, मदार तथा रस तीनों ही अर्क के अर्थ हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टाज का संबंध डैश डैश से है। पत्रकारिता से, नाटक से, राजनीति से, परंपरा से। कौन सा ऑप्शन राइट है?
या क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया 2021 में, इसके पहले यही क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था। रिपोर्टाज का संबंध डैश डैश से है, पत्रकारिता से। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पत्रकारिता से संबंधित है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का संबंध पत्रकारिता से है। रिपोर्टाज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का यह शब्द है तथा रिपोर्टाज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज में समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? संदेह, अंधविश्वास, भावना, भ्रम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रस्सी को सांप समझ लेना, यहां पर भ्रम है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भ्रम। रस्सी को सांप समझ लेना अर्थात व्यक्ति रस्सी को ही सांप मान लेता है, जो भ्रम यानी भ्रांति की दशा को दर्शाता है, जबकि संदेह होने की स्थिति में दुविधा बनी रहती है। संदेह में दुविधा बनी रहती है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ज्येष्ठ। आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं, जबकि पूजा करने योग्य हो उसे पूजनीय। पूजा करने योग्य हो, पूजा करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पूजनीय। पद, उम्र आदि की दृष्टि से औरों से अपेक्षाकृत छोटा हो उसके लिए एक शब्द होगा कनिष्ठ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना ना जी सकेगी, यह निश्चित है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अधिशयोक्ति अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना ना जी सकेगी, यह निश्चित है। उपमा अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना ना जी सकेगी, यह निश्चित है पंक्ति में उपमा अलंकार है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पौ प्रभात। रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अनुप्रास अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना भी है। पंक्ति है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परौ प्रभात। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द, बोधक शब्द, बोधक शब्द से आप पहचान लेंगे यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। बोधक शब्द है मानो, मानो, मनु, मनो, जानो, जनु, जनौ। ये क्या है? बोधक शब्द है। यहां पर मानो शब्द आया है। मानो नीलमणि शैल पर आपत परौ प्रभात,
यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए रूप में लिख सकते हैं मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है। यहाँ पर भी मानो शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य चित्तमोहन सेन। कौन सा ऑप्शन राइट है? रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत में, सूरसागर में, रामचरितमानस में। कौन सा ऑप्शन राइट है? हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है पद्मावत में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पद्मावत। हीरा मनसुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। सुआ का उपयोग कथात्मक प्रतीक के रूप में संस्कृत साहित्य से ही होता आ रहा है, लेकिन यह हीरामन है, इसका प्रचलन अपभ्रंश से दिखाई पड़ता है। पद्मावत किसकी रचना है? तो यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, व्यासाचार्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। पहले थे सूरदास, दूसरे थे कुंभनदास, तीसरे शिष्य परमानंददास, चौथे शिष्य कृष्णदास। थर्ड ऑप्शन राइट है, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। यह पंक्ति कबीरदास की है, रहीम की है, सूरदास की है, घनानंद की है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पंक्ति से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। यह पंक्ति है कबीरदास की। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कबीरदास की पंक्ति है। इनकी रचना है बीजक। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। श्लेष अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। पंक्तियों में श्लेष अलंकार है जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में
प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद, रम्यवाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी के रोमांटिज्म, इसका अर्थ क्या होगा? स्वच्छंदतावाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद शब्द रोमांटिसिज्म का पर्याय है। स्वच्छंदतावाद कला, साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र का एक आंदोलन था जो यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्वच्छंदतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कृति पंत जी की कृति है। पल्लव, चिदंबरा, ग्राम्य, ग्रंथि। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 2024 में क्वेश्चन बना था बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। ज्ञानपीठ पुरस्कृति पंत जी की कृति है चिदंबरा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, चिदंबरा। चिदंबरा पर इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंत जी की चिदंबरा है। सेकंड ऑप्शन राइट है। पल्लव, ग्राम्य, ग्रंथ ये सभी रचना पंत जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक व प्रवक्ता हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर चिन्मय। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता डॉक्टर रामविलास शर्मा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। व्यवसाय से अंग्रेजी के प्रोफेसर, दिल से हिंदी के प्रकांड पंडित और महान विचारक थे। वे भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता थे। सेकंड ऑप्शन राइट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949। फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 14 सितंबर 1949। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा राज की कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युग की समय सीमा है 1850 से 1900, 1789 से 1887, 1875 से 1965, 1900 से 2010। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय युग की समय सीमा है 1850 से 1900,
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 1850 से 1900। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रेखा चित्र का विकास डैश डैश के बाद हुआ? 1900 के बाद, 1936 के बाद, 1950 के बाद, 1955 के बाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी रेखा चित्र का विकास डैश डैश के बाद हुआ? 1936 के बाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1936 के बाद। साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसमें भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है, इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद हुआ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशूल। हर गीत का रोला, दोहा, सोरठा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस पंक्ति में छंद पूछा हुआ है। पंक्ति कह रहा है, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। दोहा छंद है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दोहा छंद। पंक्तियों में दोहा छंद है या एक अर्ध सममात्रिक छंद है? दोहा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद। इस छंद के विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन सिय सत्य असीम हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवे। कौन सा ऑप्शन राइट है? सुन सिय सत्य असीम हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। यहां पर चौपाई है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चौपाई। उपर्युक्त पंक्ति में चौपाई छंद है या एक सममात्रिक छंद है? चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद है चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है, यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जायसी, तुलसी, कबीर, सूरदास। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तथा समाज सुधारक थे। इनका जन्म काफी बार पूछा जाता है। इनका जन्म हुआ था लहरतारा काशी, लहरतारा काशी। काशी जो है या वाराणसी? वाराणसी में हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। साखी, शबद और रमैनी 3 भाग हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? जयशंकर प्रसाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य के प्रमुख लेखक थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी। यह एक महाकाव्य है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कामायनी महाकाव्य है। इसके अलावा आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये सभी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। आप सभी कहीं ना कहीं यहाँ लिख लें, एग्जाम में पूछा जाएगा। अजातशत्रु, आकाशदीप। इसके अलावा कंकाल, इंपॉर्टेंट रचना है कंकाल, तितली। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल या अनामिका। ये दोनों रचनाएं बहुत ही फेमस है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा। 1968 में इन्हें चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी और रचना है पल्लव। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस, शांत रस। कौन सा ऑप्शन राइट है? पंक्ति कह रहा है, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? यहाँ पर करुण रस है। करुण रस की प्रधानता है इस पंक्ति में। करुण रस का स्थायी भाव शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। शोक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा प्राप्त होती है और इस पंक्ति में करुण रस की प्रधानता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है। पंक्ति पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कौन सा रस होगा।
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पर वीर रस है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वीर रस की प्रधानता है। पंक्तियों में वीर रस है। जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति हो उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव पूछा जाता है उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में ही तरती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन ना छाड़ी महात्म और देव को धावे। कमल नयन में अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, कौन सा ऑप्शन राइट है? पंक्ति कह रहा है मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। कमल नयन में अलंकार, कमल नयन रूपक अलंकार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रूपक अलंकार। कमल नयन में रूपक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। कवि के शब्दों में है उपमेय उपमान जहाँ एक है, रूप कहाँ है। कमल नयन में नयन को कमल स्वीकार किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर आवे, कमल नयन ना छाड़ी महात्म और देव को धावे। रेखांकित पंक्ति में अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, कौन सा ऑप्शन राइट है? पंक्ति वही है, क्वेश्चन दूसरा पूछा हुआ है। यहाँ पर रेखांकित पंक्ति में अलंकार पूछा हुआ है। पंक्ति कह रहा है मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। रेखांकित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। थर्ड ऑप्शन राइट है, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपर्युक्त सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? अलंकार से संबंधित बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं अलंकार से संबंधित हर एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है एग्जाम में। पंक्ति कह रहा है दिवावसान का समय मेघ मैं आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मानवीकरण अलंकार। जहाँ किसी निर्जीव वस्तु या प्रकृति को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। दिवावसान का अर्थ है दिवस का अवसान, दिवा स्वप्न, दिवस का अंत, संध्या। कौन सा ऑप्शन राइट है? पंक्ति वही है, क्वेश्चन दूसरा है। दिवावसान का अर्थ क्या होगा? दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। दिवावसान का अर्थ होगा संध्या। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। कौन सा ऑप्शन राइट है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड। इस क्वेश्चन को पढ़ाया जा चुका है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कौन सा ऑप्शन राइट है? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग वर्ण और वर्णमाला होते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? का, खा, या, रा, चा, छा, टा, ड़ा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा। का वर्ग का प्रत्येक वर्ण कंठ ध्वनि कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, का, खा कंठ ध्वनियाँ हैं। या, रा, ला, वा ये चार वर्ण अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। चा और जा यह तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि। टा और ड़ा या मूर्धन्य ध्वनि। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गा, घा, जा, झा, डा, ढा, पा, फा। कौन सा ऑप्शन राइट है? वर्णमाला से लगभग 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ से हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन है डा, ढा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में शामिल होते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और ईड़ा। ये सभी क्या हैं? मूर्धन्य व्यंजन है। थर्ड ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।